पॉलिटिकल साइंस सीरीज के डे 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के पूरे चैप्टर को समझेंगे और साथ ही परीक्षा में आने वाले सबसे जरूरी सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, एथनिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है लोगों का ऐसा ग्रुप जिनकी भाषा, संस्कृति या जिनके पूर्वज एक जैसे हों। जैसे अपने दक्षिण भारत में कन्नड़, मलयालम या तमिल बोलने वाले लोग, ये सब अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब एक ही देश में इतने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं तो क्या होता है। ये पूरा चैप्टर इसी बड़े सवाल का जवाब देता है। हम दो देशों, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों के जरिए देखेंगे कि उन्होंने अपने यहाँ की इस डाइवर्सिटी को कैसे संभाला। चलिए अपनी पहली केस स्टडी से शुरू करते हैं और चलते हैं बेल्जियम। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, इतना छोटा कि इसकी आबादी हमारे हरियाणा राज्य से भी कम है, करीब 1 करोड़। अब अगर पूरे देश की बात करें तो यहाँ 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, मतलब वो मेजॉरिटी में है। वहीं 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो एक बड़ी माइनॉरिटी है। लेकिन असली ट्विस्ट आता है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में। यहाँ मामला एकदम उल्टा है। 80% आबादी फ्रेंच बोलती है, मतलब जो डच भाषी पूरे देश में मेजॉरिटी में थे वो अपनी ही राजधानी में आकर माइनॉरिटी बन जाते हैं। और इसी अजीब बनावट की वजह से टेंशन शुरू हुई। हुआ ये कि जो फ्रेंच बोलने वाली माइनॉरिटी थी वो ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी। उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा डच बोलने वाली मेजॉरिटी से बहुत पहले मिला। जाहिर है इससे डच लोगों में नाराज़गी बढ़ने लगी। अब इस बढ़ते टेंशन को एक बड़े झगड़े में बदलने से रोकने के लिए बेल्जियम ने एक बहुत ही अनोखा और समझदारी भरा मॉडल अपनाया। और हाँ, ये बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर का एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, तो इसे ध्यान से समझिए। इस मॉडल की सबसे खास बात थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसने ये पक्का किया कि जो सिर्फ 1% जर्मन बोलने वाले लोग थे उन्हें भी अपनी कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज यानी CEL से जुड़े मामलों में फैसला लेने का पूरा हक मिले। चलिए अब अपनी दूसरी केस स्टडी पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने इससे बिल्कुल अलग रास्ता क्यों चुना और उसका नतीजा क्या हुआ। श्रीलंका में सिंघला भाषा बोलने वाले 74% हैं, मतलब वो एक क्लियर मेजॉरिटी में है। और तमिल लोग 18% के साथ सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं। 1948 में आज़ादी के बाद श्रीलंका की नई सरकार ने पावर शेयर करने की जगह बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अपनाई। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी परिभाषा अक्सर एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछी जाती है। और ये स्लाइड ये एकदम साफ साफ दोनों देशों का फर्क दिखाती है। जहां बेल्जियम ने सबको साथ लेकर चलने का रास्ता चुना, वहीं श्रीलंका ने 1956 के एक कानून से तमिलों को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया और हर मामले में सिर्फ सिन्हाला मेजॉरिटी को फेवर किया। श्रीलंका के इन्हीं नीतियों का नतीजा एक भयानक गृह युद्ध था, एक सिविल वॉर जो पूरे 26 सालों तक चला। सोचिए, ये पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर दोनों से कहीं ज्यादा लंबा था। चलिए एक छोटा सा रिवीजन सवाल आप सबके लिए। 1956 के एक्ट के बाद श्रीलंका की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बनी? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि पावर को शेयर करना कितना जरूरी है। इसके लिए 2 तरह के कारण दिए जाते हैं। पहले हैं प्रूडेंशियल रीजंस, मतलब समझदारी से भरे कारण। बेल्जियम ने यही समझदारी दिखाई ताकि देश में शांति बनी रहे और श्रीलंका जैसा सिविल वॉर न हो। और दूसरे हैं मॉरल रीजंस, यानी नैतिक कारण। ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, उसका असली मतलब ही यही है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अब चलिए ये देखते हैं कि सरकार के अंदर पावर को कैसे शेयर किया जा सकता है। ये टॉपिक भी एग्जाम में अक्सर आता है। पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये तीनों एक ही लेवल पर होते हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे जुडिशियरी लेजिस्लेचर के बनाए किसी भी कानून को रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के खिलाफ हो। इससे कोई भी एक अंग तानाशाह नहीं बन सकता। अगला है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जैसा हमारे भारत में है। इसमें पावर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर राज्यों की सरकारें और फिर लोकल सरकारें, जैसे पंचायत और नगर पालिका।
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पर ही बेहतर तरीके से सुलझाया जा सके। पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी बांटा जा सकता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट है। या फिर इसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी शेयर किया जा सकता है। जब चुनाव में किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। इसे ही गठबंधन सरकार या कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें पावर और मंत्री पद आपस में शेयर किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब फाइनल रिवीजन के लिए कुछ जरूरी परीक्षा के सवालों पर नजर डालते हैं। ये दो बहुत जरूरी सवाल हैं। इनके जवाब अपने मन में बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब नीचे कमेंट्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो याद रखिए, किसी भी देश की शांति और स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के लोगों के बीच पावर कितनी समझदारी और बराबरी से शेयर की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।